नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MSD 24 को पढ़ रहे थे। इसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे MSD 24 की यूनिट नंबर 4, जिसमें हम रहीम के काव्य की अंतर्वस्तु और उसके भाषा एवं शिल्प के बारे में जानेंगे। ठीक है, बिना देरी किए जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी प्रस्तावना के बारे में। अब्दुल रहीम खान खाना रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे, जो अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल थे। और इस इकाई में आप रहीम के कृतित्व व्यक्तित्व का गहराई से अध्ययन करेंगे। रहीम नीति काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिर्फ नीतिपरक रचना तक सीमित नहीं किया, वरन इन्होंने प्रकृति संबंधी, श्रृंगार एवं भक्ति संबंधी लेखन को भी अपनी रचना का आधार बनाया। रहीम कई भाषाओं में मर्मज्ञ, कला के सच्चे पारखी थे। भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति इनकी गहरी आस्था और निष्ठा थी। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी समाज और साहित्य को विशिष्ट पहचान दिलाई और चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी रहीम का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है, सबसे पहले तो हमें इनका पूरा नाम दिया गया है। तो रहीम का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। ये जो है अकबर के दरबार में जो 9 सबसे खास लोग थे, या जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं, उनमें से एक रहीम भी थे। आज हम इनके जीवन और इनके द्वारा लिखे गए साहित्य को जो है समझने का यहाँ पे हम प्रयास करेंगे। तो अक्सर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि रहीम जी ने सिर्फ नीति यानी कि ज्ञान की बातें ही लिखी, लेकिन जब हम इनके पूरी जो है लेखनी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने केवल नीतिपरक रचनाएं नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने जो है प्रकृति और साथ साथ प्रेम यानी श्रृंगार और साथ साथ भक्ति, इन सब पर भी जो है हमें बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई है। यानी कि इनका जो लेखन है वो बहुत बड़ा है और विविधता से भरा हुआ है। साथ ही साथ रहीम की जो है, अगर हम भाषा की बात करें तो रहीम जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और ये जो है कला को बहुत अच्छे से समझते भी थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वह भारतीय संस्कृति के जो है बहुत प्यार करते थे और उसमें अपना अटूट विश्वास भी रखते थे। इनके लिखे हुए साहित्य ने जो है हिंदी जगत को एक नई और अलग पहचान दी थी। इसी के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। आगे देखें। रहीम ने लोक जीवन से अनुभव ग्रहण किए और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके ये अनुभव समाज और मनुष्य की गहरी समझ से निश्रित है। मनुष्य के स्वभाव, उसकी मानसिकता, कार्य व्यापार आदि के संबंध में गहरी बातें रहीम की कविता में अभिव्यक्त हैं। रहीम व्यवहार कुशल भी थे और मानवीय गुणों से भरपूर भी। रहीम की नीति परक कविताओं में नीति के मार्ग निर्धारण तथा आचरण दोनों ही पक्ष दिखाई देते हैं। अब रहीम जी की जो सबसे बड़ी खूबी देखें तो वो ये थी कि इन्होंने किताबी बातें नहीं लिखी थी, बल्कि इन्होंने क्या किया था, अपने आसपास की दुनिया और लोगों को बहुत करीब से देखा था और जो कुछ भी समाज से सीखा उसे इन्होंने अपनी कविताओं में जो है उतार दिया था। इनकी बातों में जो है हमें समाज और इंसान को समझने की एक बहुत गहरी झलक दिखाई देती है। रहीम ने अपनी रचनाओं में ये बताया कि इंसान का स्वभाव कैसा होता है और वह क्या सोचता है, साथ ही साथ समाज में कैसे काम करता है। इन्होंने इंसान के मन की गहराई को बहुत ही सरल तरीके से अपनी कविताओं में जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रहीम जी जो है खुद भी बहुत व्यवहारिक इंसान थे और उनमें जो है इंसानियत बहुत कूट कूट कर भरी थी। जब हम इनकी नीति की कविताएं पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इन्होंने सिर्फ यह नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असल जिंदगी में जो है कैसे रहना चाहिए। यानी इनकी बातें सीधे जो है हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई है। आगे देखें। प्रस्तावना हमने देख ली, अब हम देखेंगे रहीम का काव्य। रहीम ने जीवन के बहुविध रंग देखे थे। जीवन में अनेक घात प्रतिघात झेले थे। एक महान सेनापति, सफल राजनीतिज्ञ, सफल प्रशासक, बहुभाषाविद चिंतक और कवि के रूप में उन्होंने जीवन को पहचाना था। अब यहाँ हमें रहीम जी के जीवन के बारे में बताया कि रहीम जी का जीवन जो है वो बहुत दिलचस्प रहा है और बहुत सारे अनुभव से भी भरा है। इन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। ये सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि ये कवि होने के साथ साथ जो है बहुत बहादुर सेनापति भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, बहुत समझदार थे और एक अच्छे प्रशासक भी थे। साथ ही साथ इन्हें कई भाषाओं का जो है ज्ञान भी था। इनके पास दुनिया को देखने का जो नज़रिया था वो बाकी कवियों से बिल्कुल ही अलग था। इसीलिए वह जीवन और जगत के व्यापक अनुभवों और एक कवि की मर्मस्पर्शी अनुभूतियों को अपने काव्य संसार में समेट सके। अब इनकी जो ये खासियत थी, उसी वजह से क्या हुआ, इन्होंने समाज के हर पहलू को बहुत करीब से देखा था। इसीलिए वे दुनिया के कड़वे सच और गहरी भावनाओं को जो है अपनी कविता में इतनी खूबसूरती से जो है हमारे सामने उतार पाए। इनके काव्य में हमें किताबी बातें नहीं, बल्कि असल जिंदगी का जो निचोड़ है वो जो है हमें देखने को मिलता है।
इन्होंने नीति, श्रृंगार और भक्ति के लोक प्रचलित 3 विषयों में अपनी अभिव्यक्ति को मुखरित किया। नीति, भक्ति और श्रृंगार, इन तीनों रूपों में उनके विषय फलक पर विचार करने के पूर्व उनकी भक्ति, नीति और श्रृंगार की सरस रचनाओं का संक्षिप्त परिचय जरूरी है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जो रहीम थे, इन्होंने मुख्य रूप से 3 विषयों पर बातें कही थी। पहली तो कही थी नीति पर, यानी कि इन्होंने सही रास्ता दिखाया था। दूसरी इन्होंने श्रृंगार की बातें कही, श्रृंगार यानी कि प्रेम की बातें। और तीसरी इन्होंने भक्ति की बातें की। इन तीनों ही रूपों को बहुत गहराई से समझने से पहले सबसे पहले हम इनकी रचनाओं के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है दोहावली। यह बात चर्चा में कई बार आई है कि रहीम ने सतसई की रचना की थी, लेकिन सतसई की प्रामाणिक प्रति उपलब्ध नहीं हुई। विभिन्न संपादित संग्रहों में उनके 300 से अधिक दोहे नहीं मिलते, इसीलिए उन्होंने सतसई की रचना की है, इसमें संदेह व्यक्त किया जाता रहा। रहीम की लोकप्रियता का आधार उनके दोहे रहे हैं। इनमें अधिकांशतः नीति के दोहे हैं। वैराग्य या श्रृंगार आदि दोहों में कम वर्णित हुए। 299 दोहों वाली उनकी कृति दोहावली में रहीम और रहीमन नाम का उल्लेख मिलता है। अब हमें यहाँ बताया गया है कि जो रहीम जी हैं, इनकी रचनाओं को लेकर ये बात बताई जाती है कि कई विद्वान मानते हैं इन्होंने सतसई लिखी थी। सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह, मानी ऐसी रचना जिसमें 700 दोहे लिखे गए हों। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि रहीम ने जो है सतसई लिखी थी, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि इसकी कोई भी असली और पक्की कॉपी जो है आज तक हमें कहीं मिली नहीं है। अलग अलग किताबों में जो है इनके ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो हमें 300 दोहे देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग इस बात पर शक करते हैं कि क्या इन्होंने वाकई कोई सतसई लिखी थी या नहीं लिखी थी। फिर भले ही सतसई को लेकर विवाद हो, लेकिन रहीम जी जो है आज भी अपने दोहों की वजह से घर घर में बहुत मशहूर हैं। इनके ज़्यादातर दोहे जो है वो नीति के, यानी कि समाज को सही रास्ता दिखाने वाले हैं। हालांकि जो है रहीम ने मोह माया को छोड़ने और प्रेम को जो है विस्तार से बहुत समझाया है, लेकिन इन पर इन्होंने काम कम किया। और इनकी सबसे खास किताब की हम बात करें तो इनकी एक किताब है दोहावली। इसमें जो है हमें कुल 299 देखने को मिलते हैं। और इनकी पहचान से, इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसमें उन्होंने अपना नाम रहीम या फिर रहीमन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ ध्यान रखना, इनकी रचना है दोहावली, जिसमें इन्होंने अपना नाम रहीम और रहीमन इसका उल्लेख किया है। आगे देखें, इनकी रचनाओं का दूसरा एग्जाम्पल है नगर शोभा। यह दोहों में ही रची रहीम की स्वतंत्र कृति है। इसमें 142 दोहे हैं। यह श्रृंगारिक ग्रंथ है। अकबरी दरबार की श्रृंगारिकता की झलक इसमें मिलती है। अकबर के मीना बाजार में एकत्रित होने वाली विभिन्न वर्णों और व्यवसायों की स्त्रियां इस ग्रंथ की प्रेरणा है। जौहरिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन, गुजरी, बंजारिन आदि के सहज स्वाभाविक सौंदर्य, उनके हाव भाव, उनकी भंगिमाओं, उनके बाह्य क्रियाकलापों की झलक इस कृति में देखी जा सकती है। अब रहीम जी जो है, इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है नगर शोभा। जैसे हमने पहले दोहावली देखी थी, ऐसे अब नगर शोभा। ये पूरी तरह से जो है दोहों में लिखी गई एक रचना है और इसमें हमें 142 दोहे देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो रचना है ये एक श्रृंगारिक ग्रंथ है, यानी कि इसमें जो है सुंदरता और प्रेम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसे पढ़कर हमें उस समय के अकबर के दरबार की जो चमक धमक थी और वहाँ का जो रहन सहन था, इसके बारे में पता लगता है। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने ये किताबें क्यों लिखी। तो उस समय जो है अकबर के मीना बाजार में अलग अलग काम करने वाली और अलग अलग समाज की महिलाएं आती थी, जैसे कि गहने बनाने वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जोहरिन, जोहरिन कहते हैं गहना बनाने वाली को। ऐसे ही रंगरेजिन, ये कहते हैं कपड़े रंगने वाली को, या फिर व्यापार करने वाली महिलाएं, ये सब जो है अकबर के दरबार में आती थी मीना बाजार में। तो रहीम ने क्या किया, उन महिलाओं की सादगी और उनकी खूबसूरती, उनके बात करने के तरीके, साथ ही साथ उनके काम करने के अंदाज को जो है बहुत बारीकी से देखा था। तो उसी को इन्होंने अपने दोहों में जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये किताब जो है इनकी नगर शोभा उस समय के समाज का जो है एक सुंदर चित्र पेश करती है हमारे सामने। आगे देखें, अब है बरवे नायिका भेद, जो कि रहीम की रचना है। रहीम अपने छंद बरवे के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका बरवे नायिका भेद ग्रंथ नायिका भेद का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। रहीम ने इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रकार की नायिकाओं के उदाहरण बरवे छंद में दिए हैं। अब रहीम की एक और रचना है जिसका नाम है बरवे नायिका भेद। ये बहुत खास रचना है क्योंकि ये छंदों में लिखी गई है और उनकी एक बहुत ही सुंदर किताब के रूप में यह प्रस्तुत है। इसमें हमें अवधी भाषा देखने को मिलती है। इन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह की जो नायिकाएं होती हैं, यानी स्त्रियों के अलग अलग रूपों और उनके स्वभावों का वर्णन जो है बरवे छंद में, इस रचना में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस बरवे छंद के संदर्भ में यह प्रसंग चर्चित है कि रहीम का एक छुट्टी पर
गया हुआ सेवक अपनी नव विवाहिता स्त्री के प्रेम के उन्माद में ऐसा डूबा कि उसे लौटने की सुध न रही। ध्यान आने पर लौटने में देरी के कारण वह परेशान हो उठा। पति की परेशानी को भांपकर उसने नवोड़ा पत्नी को एक बरवे लिखकर पति को यह कहते हुए दिया कि इसे अपने स्वामी को दे दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी एक पंक्ति दी गई है। अब यहाँ हमें ये बताया गया है कि इस बरवे चंद के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है कि इसकी कहानी क्या थी। ये लिखने की कहानी में ये था कि रहीम जी का एक नौकर था जो छुट्टी लेकर अपने घर चला गया था और उसकी जो है नई नई शादी हुई थी। तो वो अपनी नई नई शादी के बाद अपनी पत्नी के प्रेम में जो है इतना खो गया था कि उसे वापस काम पर आने की याद ही नहीं रही। और जब उसे अचानक से याद आया तो वह बहुत डर गया कि देर होने की वजह से कहीं रहीम जो है वो रहीम यानी कि इनका जो मालिक है वो नाराज ना हो जाए। तो ये सोच सोच के वो पति जो है परेशान हो रहा था। तब उसकी पत्नी ने जब देखा कि पति परेशान हो रहा है तो उसने एक बरवे लिखकर, बरवे जो है एक टाइप का छंद होता है, बरवे लिखकर दिया अपने पति को और कहा कि ये जो है वो अपने मालिक को दे देना। अब वो जो बरवे छंद लिखा था वो क्या था वो देखें। प्रेम प्रीति में बिरवा चलेहू लगाए, सीजन की सुधी लीजो मुरझी न जाए। ये जो है इनकी पंक्तियां हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पे वो पत्नी जो है वो ये कह रही है कि आपने प्यार का जो पौधा लगाया है उसे लगाकर छोड़ मत देना, बल्कि समय समय पर उसे सींचते रहना, कहीं वह सूख ना जाए। तो जब रहीम ने इन सुंदर और भावुक पंक्तियों को पढ़ा तो वह दंग रह गए और वहीं से उन्हें इस नए चंद यानी बरवे चंद को लिखने की जो है प्रेरणा मिली और तभी इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना करी जिसका नाम रखा बरवे नाई का भेद। रहीम ने इस पर उसे पुरस्कृत किया और उसका अवकाश भी बढ़ा दिया। इस किंवदंती में कितना सच है यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित तौर पर स्वीकार किया गया कि अवधि में बरवे सबसे पहले रहीम द्वारा लिखा गया। बरवे लिखने की प्रेरणा तुलसीदास को रहीम से मिली। इस संदर्भ में यह दोहा उद्धृत किया गया है। अब ये जो हमने कहानी देखी थी बरवे लिखने की जो भी थी, अब उसे देखकर जो है रहीम जी ने क्या किया, नौकर की पत्नी ने जो सुंदर छंद लिखा था वो रहीम जी को बहुत पसंद आया था और वो उससे इतने खुश हो गए कि उन्होंने क्या किया, अपने नौकर को इनाम दे दिया था और उसकी जो है छुट्टी भी बढ़ा दी थी। फिर विद्वान ऐसा मानते हैं कि अवधी भाषा में जो है बरवे चंद की शुरुआत रहीम जी से मानी जाती है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। यहाँ तक कि महान कवि जो तुलसीदास हैं उनको भी बरवे चंद लिखने की जो प्रेरणा है वो रहीम से मिली है। अब इस संदर्भ में इनका एक दोहा है वो देखें। कवि रहीम बरवे रचे, पठय मुनिवर पास, लखी तेह सुंदर छंद में रचना किए हु प्रकाश। ठीक है, ये जो दोहा दिया गया है इसका मतलब ये है कि रहीम जी ने जो बरवे चंद रचे थे उन्होंने मुनिवर यानी कि तुलसीदास जी के पास भेजा था और उन सुंदर छंदों को देखकर ही तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में इस छंद का इस्तेमाल किया और इसे बहुत प्रसिद्ध बनाया। आगे देखें, आगे है बरवे। बरवे नाई का भेद के अतिरिक्त रहीम के 105 फुटकर बरवे मिलते हैं जो श्री याज्ञिक द्वारा संपादित रहीम रत्नावली में संकलित है। बताया गया है कि बरवे पर आधारित 101 छंदों की हस्तलिखित स्वतंत्र कृति मेवात में मिली और 4 बरवे अन्य संग्रहों में उपलब्ध हैं। बरवे का कोई क्रम नहीं है। प्रारंभिक छंद मंगलाचरण स्वरूप में है। बरवे भक्ति, श्रृंगार, ऋतु वर्णन आदि पर लिखे गए हैं। अब रहीम जी ने क्या किया, सिर्फ बरवे नाई का भेद ही नहीं लिखा था बल्कि इन्होंने 105 दोहों में छोटे छोटे में जो है बरवे चंद भी लिखे थे और इन्हें जो है रहीम रत्नावली नाम की पुस्तक में जो है एकत्रित किया गया है। इन छंदों का कोई खास क्रम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसमें उन्होंने क्या किया, ईश्वर की भक्ति, फिर प्रेम और मौसम, इन सब की खूबसूरती को जो है बहुत ही सरल और प्यारे ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। आगे देखें, अब आ जाता है श्रृंगार सोरठ। ठीक है, श्रृंगार सोरठ माना जाता है कि रहीम का श्रृंगार सोरठ नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ था जो उपलब्ध नहीं है। अब उसके केवल 7 छंद जो है मिलते हैं जो प्रारंभिक संकलनकर्ता पंडित याज्ञिक की रहीम रत्नावली में संकलित किए गए हैं। उन्होंने विप्रलम्ब श्रृंगार का चित्रण किया है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि रहीम जी जो है वो एक और रचना इनकी है जिसका नाम है श्रृंगार सोरठ। ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक पूरी किताब थी, लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में ये पूरी किताब हमें उपलब्ध नहीं है। इसमें केवल 7 छंद ही हमें अब देखने को मिलते हैं, जिसे जो है पंडित याज्ञिक ने अपनी एक किताब है इनकी रहीम रत्नावली, इसमें जो है उद्धृत किया है। और इन छंदों में हमें विप्रलम्ब श्रृंगार यानी कि प्रेम में बिछड़े हुए जो लोग होते हैं उनके दुख का बहुत बारीकी से जो है इसमें चित्रण किया गया है। इसके बाद है इनकी रचना मदनाष्टक। रहीम की यह कृति संस्कृत हिंदी की खड़ी बोली की मिश्रित शैली में लिखी गई है।
मदन शब्द से ही जाना जा सकता है कि यह रचना श्रृंगारिक है। इसका वर्ण्य विषय कृष्ण की रास लीला है। कृष्ण गोपियों के प्रेम की उत्कृष्टता का सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। इसके कई पाठ प्रकाशित हुए हैं। सम्मेलन पत्रिका में प्रकाशित पाठ को अधिक प्रामाणिक माना जाता है। अब बात करते हैं इनकी अगली रचना की, जो है मदनाष्टक। इस रचना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें हमें संस्कृत और हिंदी की खड़ी बोली इन दोनों को मिलाकर जो है हमें देखने को मिलता है। इनके नाम से ही जो है हमें स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि इसका नाम है मदन, और मदन जो शब्द है इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेम और श्रृंगार से भरी हुई रचना है। इसमें मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीला है वो हमें इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इन रचनाओं में रहीम जी ने कृष्ण और गोपियों के पवित्र और गहरे प्रेम को जो है बहुत खूबसूरती से दिखाया है। हालांकि इसके कई अलग अलग रूप भी छपे हैं, लेकिन विद्वान सम्मेलन एक पत्रिका है, इसमें छपे हुए हिस्से को ही सबसे सही और असली जो है अब तक में माना जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट है फुटकर पद। भक्तिकाल की टीका में उपलब्ध 2 पदों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि रहीम ने रास पंचाध्याय की रचना की थी, लेकिन ग्रंथ कहीं से भी उपलब्ध नहीं हुआ। रहीम के कुछ कवित, सवैये आदि उपलब्ध हुए हैं। विभिन्न संकलनकर्ताओं ने इसे फुटकर पद के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इन पदों में कृष्ण के सौंदर्य का, उनकी मोहक छवियों का वर्णन है। अब रहीम जी के बारे में यह भी अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने एक और रचना की जिसका नाम था रास पंचाध्याय। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भक्ति काल की कुछ किताबों में जो है हमें इसके पद देखने को मिलते हैं। हालांकि पूरी किताब अभी तक कहीं भी नहीं मिली है, लेकिन उनके कुछ छोटे छोटे कवित और सवैये जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें विद्वानों ने क्या किया, फुटकर पद यानी कि फुटकर कविताओं के नाम से इकट्ठा करके जो है संकलित किया है। और इन छोटे छोटे पदों में रहीम जी ने क्या किया, भगवान कृष्ण की सुंदरता का बहुत मार्मिक रूप से जो है वर्णन किया है। आगे है संस्कृत काव्य। रहीम बहुभाषाविद थे, वह एक साथ कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके कुछ भक्ति विषयक स्फुट संस्कृत काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोगों में संस्कृत भाषा के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया गया है। ये बात तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि रहीम जी जो हैं वो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। इन्होंने क्या किया, संस्कृत में भी अपनी भक्ति को व्यक्त किया है। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं स्फुट संस्कृत काव्य के नाम से भी जानी जाती हैं। और यहाँ पे दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने कुछ श्लोकों में जो है संस्कृत और हिंदी इन दोनों ही भाषाओं को मिलाकर भी इस्तेमाल किया है, जो कि इनकी बुद्धिमानी को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आगे देखिए, अब है खेट कौतुक जातकम। साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त रहीम की एक रचना खेट कौतुक जातकम ज्योतिक विषयक ग्रंथ के रूप में मिलती है। इस ग्रंथ में संस्कृत और फारसी मिश्रित छंद में जातक के भविष्य पर विचार किया गया है। रहीम की अन्य रचनाओं में उनकी अनुदित रचना वाक़िआत बाबरी भी उल्लेखनीय है। इसमें बाबर लिखित आत्मचरित बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया है। रहीम का एक फारसी दीवान भी मिलता है। अब सबसे पहले तो यहाँ ये बताया गया कि रहीम जी जो थे वो सिर्फ कविताएं नहीं लिखते थे, बल्कि उन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा, क्योंकि उन्हें ज्योतिष का भी बहुत गहरा ज्ञान था। इनकी एक अनोखी किताब है जिसका नाम है खेट कौतुक जातकम। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें उन्होंने संस्कृत और फारसी इन दोनों भाषाओं को मिलाकर जो है छंद लिखे थे, जिसमें इंसान के भविष्य के बारे में जो है हमें बताया गया है। फिर रहीम की एक बेहतरीन अनुवादक भी थे, जैसे ये भाषाविद भी अच्छे थे, ज्योतिष का भी इन्हें ज्ञान था, ऐसे ही ये अनुवादक भी थे यानी कि ट्रांसलेटर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल दरबार बाबर की एक आत्मकथा थी जिसका नाम है बाबरनामा, ठीक है, ये तुर्की भाषा में थी, तो इन्होंने इसका तुर्की भाषा से जो है फारसी में अनुवाद किया था, जिसे हम वाक़िआत बाबरी भी कहते हैं। इसके अलावा फारसी भाषा में इनकी कविताओं का भी एक संग्रह है फारसी दीवान के नाम से, ये भी हमें देखने को मिलता है। रहीम की रचनाओं के उपयुक्त परिचय से स्पष्ट हो जाता है कि रहीम की सृजनात्मक क्षमता कितनी प्रखर थी। कला, संस्कृत और ज्योतिष में भी उनकी अच्छी गति थी, लेकिन साहित्य जगत में वह अपनी नीति, भक्ति और श्रृंगार की रचनाओं के कारण प्रसिद्ध है। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा में उनकी नीति, भक्ति और श्रृंगार की रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। अब इन सभी रचनाओं को जो हमने आज पढ़ी, उनको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि रहीम जी जो है वो बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान थे। चाहे वो कला हो या भाषा हो या ज्योतिष, इन्हें हर चीज़ की जो है बहुत अच्छी और मजबूत पकड़ थी। लेकिन हिंदी साहित्य में उन्हें जो सबसे ज़्यादा जो है उनके नीति के दोहे और भगवान की भक्ति, साथ ही साथ श्रृंगार की रचनाएं, इन सब के लिए अधिक याद किया जाता है। और उनके ये विचार जो है ये आज भी हमारे जीवन में जो है बहुत हमें काम आते हैं। आगे देखें, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक